हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का 13 चैप्टर राइट्स के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले वाले जो दो चैप्टर्स थे, चैप्टर 11 और 12, इसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में देखा था। हमने देखा था कि क्या होता है डेमोक्रेसी, कैसे डेमोक्रेसी जो है लिबिया और म्यांमार में कैसे डेमोक्रेटिक वो कंट्री बने, डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेटिक कंट्री बने। उसके बाद हमने डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में जाना। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर 13, इसमें हमको राइट्स के बारे में जानना। तो स्टार्ट करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट डेमोक्रेसी एंड हाउ द आइडिया इवॉल्व्ड एंड स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द कंसेप्ट ऑफ राइट टू इवॉल्व ओवर द पास्ट सेवरल डेकेड्स टू चेंज एंड स्ट्रेंथन द वे डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस। तो इससे पहले वाले जो चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर मतलब पहले वाले जो चैप्टर है, उसमें हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी क्या होती है और ये जो आइडिया है वो कैसे आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और कैसे जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अलग अलग जो नेशंस है, अलग अलग विश्व में अलग अलग जो कंट्रीज हैं, वहाँ तक ये डेमोक्रेसी का आइडिया कैसे फैला। अब वैसे ही जो कंसेप्ट है राइट्स का, राइट मतलब अधिकार का, ये कैसे फैला और ये इतने सालों में कैसे जो है पास्ट डेकेड्स में कैसे पिछले जो सालों में है, पास्ट सेवरल डेकेड्स मतलब जो दशक है, 10 ईयर्स को जो हम डेकेड्स बोलते हैं। तो कैसे जो है सेवरल डेकेड्स में ये चेंजेस आया और कैसे जो स्ट्रेंथन हुआ डेमोक्रेसी का प्रैक्टिस। तो इन दिस चैप्टर वी बिगिन बाय डिस्कसिंग सम रियल लाइफ इंसिडेंट्स ऑफ द पास्ट दैट रिफ्लेक्ट हाउ इट वाज फॉर पीपल टू लिव देयर डेली लाइफ विदाउट फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ इंसिडेंट्स मतलब जो सत्य घटनाएं हैं उसके जो पास्ट मतलब जो भविष्य में जो जो मतलब पास्ट में जो हुआ है, ठीक है, जो भूतकाल में जो हुआ है उसके बारे में हमको जानना है। कुछ हमको रियल लाइफ इंसिडेंट्स देखने हैं जिससे हमको पता चलेगा कि बिना जो ये फंडामेंटल राइट्स है उसके बिना जो है लाइफ कैसे होती थी, कैसे जो है लोगों को अत्याचार सहना पड़ता था। कुछ जो लोग हैं, कुछ जो पर्टिकुलर सेक्शंस है सोसाइटी के, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ता था। सो वी शैल देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम इन राइट्स के बारे में जानेंगे और इनका मतलब क्या होता है जानेंगे, या हमारे लिए क्या मायने रखते हैं उसके बारे में जानेंगे और इसका क्या रोल होता है डेमोक्रेसी को स्प्रेड करने के लिए, इसको हमको जानना है। तो 13.1 है स्लेवरी के बारे में। स्लेवरी क्या होती है? गुलामी। तो गुलामी, स्लेवरी के बारे में हम इससे पहले वाले जो चैप्टर्स है हिस्ट्री में, उसमें हमने देखा था कि कैसे जो है अमेरिका से स्लेव्स को लेके आया जाता था और उनको कॉलोनीज में बेचा जाता था, प्लांटेशन जो है वहाँ पे काम करने के लिए। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो जब स्लेवरी के बारे में हमको देखना है, और ये तब का समय है जब कोई राइट नहीं था। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई हुई है, ये क्या है, एक एजेंट है और ये इनको लेके जा रहा है। तो एक के बाद एक जो है इन्हें बांधा गया है और इनको लेके जाया जा रहा है। तो कैप्चर्ड एंड बाउंड स्लेव्स बीइंग कंडक्टेड बाय एजेंट। तो ये जो स्लेव्स हैं इनको कैप्चर मतलब खरीदा गया है ना, बंधक बनाया गया है और इनको जो है ये क्या है, बंधवा मजदूर है और इन्हें ये एजेंट जो है वो लेके जा रहा है बेचने के लिए। वी लर्न अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 इन हिस्ट्री चैप्टर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था, इसके बारे में हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स में देखा था। तो इट्स बिगेस्ट अचीवमेंट वाज इट एस्टैब्लिश्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स. But it was during this period that the practice of slavery was widely prevalent, with France and other European countries enslaving people of Africa in large number. अब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ह्यूमन राइट्स के इम्पोर्टेंस के लिए। ह्यूमंस का जो अधिकार है, जैसे कि अधिकार क्या होता है, अपनी बात को सामने रखना, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना, किसी के अधीन ना रहना। तो ये सारे क्या होते हैं, फ्रीडम्स होते हैं। तो ये जो फ्रीडम्स है, इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम है जो राइट का, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और ये उस समय ये भी वही पीरियड था, उस समय ह्यूमन राइट्स की तो बात हो रही थी, लेकिन ये वही पीरियड था जब ये जो स्लेव ट्रेड ये प्रेवलेंट था, प्रचलित था। कहाँ? फ्रांस और जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे, जहाँ पे अफ्रीका से बहुत सारे लोगों को लाके बेचा जाता था। द स्लेव ट्रेड फ्लरिश्ड इन अफ्रीका एशियन कंट्रीज 17th सेंचुरी। तो ये जो स्लेव ट्रेड है कहाँ होता था, अफ्रीका से लाके एशियन कंट्रीज में बेचा जाता था। अफ्रीका और एशियन कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित में था। तो यहाँ से लोग जो है लेके जाके उसे अमेरिका में बेचा जाता था 17th सेंचुरी में। तो स्पेन, पोर्तुगल,
इंग्लैंड, फ्रांस एक्सेट्रा वेयर मेन स्लेव ट्रेडिंग कंट्रीज। तो ये मेन स्लेव ट्रेडिंग कंट्रीज हुआ करते थे जो मोस्टली जो है स्लेव ट्रेड किया करते थे, उसमें एंगेज रहते थे। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच ट्रेडर्स वुड सेट सेल फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डियोस एंड नैंटीज फॉर अफ्रीकन कोस्ट। तो ये जो फ्रेंच ट्रेडर्स है वो कहाँ जाते थे, अफ्रीकन कोस्ट में जाते थे इन पोर्ट्स से, और वहाँ वो क्या करते थे, स्लेव्स को बाई करते थे वहाँ जो लोकल एजेंट है अफ्रीका में वहाँ से, और उनको क्या है ब्रांड किया जाता था, अलग अलग हिसाब से ब्रांड किया जाता था उस समय। जैसे हम आज के डेट में चीज़ों को ब्रांड करते हैं वैसे ही उस समय स्लेव्स को ब्रांड किया जाता था। ब्रांड मतलब उसमें थप्पा लगाया जाता था, और उनको जो है हाथ बांधे जाते थे, हैंडकफ मतलब हाथ को बांध दिया जाता था, और उनको ठूस दिया जाता था शिप में, जैसे कि गाय बैल भसड़ी जैसे मतलब कोई चीज़ों को हम रखते हैं ना ठूस ठूस के, वैसे ही उनको शिप में लाद दिया जाता था। क्रैम मतलब लाद दिया जाता था, और 3 महीने की जो जर्नी है जिसमें वो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए कैरिबियन कंट्रीज में जाते थे, और हियर दे वुड सेल देम टू द प्लांटेशन ओनर फ्रॉम अमेरिका। और यहाँ वो उनको क्या है प्लांटेशन ओनर्स जो हैं अमेरिका में वहाँ उनको बेच देते थे। तो स्लेव्स हैड टू फेस ट्रेमेंडस हार्डशिप ड्यूरिंग द आर्डस शिप वॉयजेस, और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती थी। इतनी बड़ी 3 महीने की जो लंबी जर्नी, आर्डर्स मतलब 3 महीने की जो लंबी जर्नी है उसमें बहुत सारी उनको तकलीफ़ें झेलनी पड़ती थी। तो उनको जैसे कि कैटल्स को ट्रीट किया जाता है, जैसे कि हम गाय बैल भैंस को ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट किया जाता था। उनको ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था, जिससे क्या होता था कई लोग जो है रास्ते में ही बीमार पड़ जाते थे और वो क्या हो जाते थे, मर भी जाते थे। स्लेव ट्रेड made it possible for American colonies to meet the growing demand in European markets for commodities like sugar, coffee, and indigo. Ports like Bordeaux and Nantes became the prosperous cities because of slave trade. अब ये जो स्लेव लेबर था इससे ही स्लेव्स को लाया जाता था, और ये स्लेव्स ही काम करते थे। ये स्लेव्स लेबर के होने के कारण ही जो अमेरिकन कॉलोनीज हैं वहाँ पे जो ग्रोइंग डिमांड्स थी, ठीक है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो यूरोपियन मार्केट में जो ग्रोइंग डिमांड्स थी उसको पूरा करने के लिए ये अमेरिकन कॉलोनीज़ जो हैं वो प्लांटेशन करती थी। और इन प्लांटेशन में कौन काम करता था, स्लेव लेबर्स काम करते थे। और ये स्लेव्स लेबर कौन से प्लांटेशन में काम करते थे, जैसे कि शुगर, कॉफ़ी, इंडिको। तो आप समझ रहे हैं बात को, अमेरिकन कॉलोनीज जो है शुगर, कॉफ़ी, इंडिको ये सारी चीज़ें उगाती थी, जहाँ पे काम कौन करता था, स्लेव लेबर काम करते थे। और ये जो कमोडिटीज़ हैं, ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ जाती थी, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाती थी। और इसलिए जो पोर्ट थे बॉर्डियोस और नैंटेस का, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस मतलब रिच सिटीज़ थे उस समय के, क्योंकि वहाँ पे स्लेव ट्रेड होता था। ड्यूरिंग दोज डेज द फ्रेंच नेशनल असेंबली कंडक्टेड लॉन्ग एंड एक्सॉस्टिव डिस्कशन ऑन वेदर फंडामेंटल राइट शुड और शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द कॉलोनीज, नॉट जस्ट फ्रेंच सिटीजन्स। और वो ये उस समय था, उस समय का टाइम था, इस समय क्या था, फ्रेंच नेशनल असेंबली जो है वो बहुत असमंजस में थी। वहाँ पे बड़े बड़े मतलब सेशंस होते थे, डिस्कशंस होते थे, एग्जॉस्टिव डिस्कशन मतलब लंबे लंबे डिस्कशंस होते थे कि जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये सारे सिटीजन्स को दिया जाए या नहीं दिया जाए। ठीक है, ये मतलब बहुत बड़ा डिस्कशन का मैटर हुआ करता था उस समय। द फियर ऑफ एंटोगोशिंग द पावरफुल स्लेव ट्रेडर्स हाउएवर प्रिवेंटेड द असेंबली फ्रॉम पासिंग एनी लॉ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। अब भाई इतना बड़ा डिस्कशन होता था, सब होता था, लेकिन वो क्या हो जाते थे, चुप रह जाते थे। ये जो डिस्कशन है वो आगे नहीं जा सकता था, क्योंकि जो स्लेव ट्रेडर्स थे, जो स्लेव्स का व्यापार करते थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत पावरफुल थे। तो एंटोगोशिंग मतलब वो गुस्सा ना हो जाए, वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, नाराज़ होकर कहीं गलत कदम ना उठा ले। तो इसलिए जो असेंबली है वो ये जो लॉ है स्लेव ट्रेड के खिलाफ वो नहीं ला पाती थी। बट द असेंबली डिड इवेंचुअली पास अ लॉ in 1794 granting freedom to all slaves in the French colonies। लेकिन ये जो असेंबली है उसने आखिरकार 1794 में जितने भी स्लेव्स हैं उसको फ्रीडम दे दी फ्रेंच कॉलोनीज में। और 10 साल बाद, ठीक है, ये इन्होंने 1794 में जो असेंबली है उसमें उनको छूट तो दे दी, उनको फ्रीडम तो दे दिया, लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन के आने के बाद जो प्रैक्टिस है स्लेवरी का वो फिर से वापस में आ गया। द प्लांटेशन ओनर्स वेयर वंस अगेन अलाउड टू एनस्लेव द कलर्ड पीपल ऑफ अफ्रीका टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब फिर से जो प्लांटेशन ओनर्स हैं उनके पास क्या हो गए थे, स्लीव्स आ गए थे। जो कलर्ड पीपल जो ब्लैक पीपल है, यहाँ पे ब्लैक इसलिए नहीं बोला जा रहा है
ठीक है, ताकि भेदभाव ना हो, तो कलर्ड पीपल बोलते हैं हम। तो जो अफ्रीका से आए हुए जो लोग हैं फिर उनको क्या है, गुलाम बनाया जा रहा था अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। द स्लेव ट्रेड इन फ्रेंच कॉलोनीज फाइनली केम टू एंड ओनली इन 1848। तो 1848 में ये जो स्लेव ट्रेड है फ्रेंच कॉलोनीज में ख़त्म हो गया 1848 में। और इन अमेरिका में द ट्रेड वाज एबॉलिश्ड इन 1864। और अमेरिका में 1865 में ये जो स्लेव ट्रेड है वो उसको ख़त्म कर दिया गया। और जो लिबरेटेड स्लेव्स है, मतलब जो आज़ाद हुए जो गुलाम हैं, जो स्लेव्स बन के आए थे अमेरिका में, उनको इक्वल राइट तो नहीं दिया गया था अंटिल 20th सेंचुरी के रहते रहते उनको इक्वल राइट्स नहीं दिया गया था। तो आफ्टर अमेरिका इन अचीव्ड इंडिपेंडेंस, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन गेव मेनी राइट्स टू इट्स सिटीजन। तो जैसे अमेरिका के बाद में जैसे ही अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्होंने बहुत सारे राइट्स दिए अपने सिटीजन्स को। लेकिन ये जो राइट्स दिए गए सिटीजन्स को, ये जो वुमेन और कलर्ड पीपल हैं उनको सेम राइट नहीं दिया गया। तो वुमेन और कलर्ड पीपल को क्या है, वेज और रेंटलेस स्ट्रगल, मतलब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना पापड़ बेलने पड़े, उस तरीके का उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा विरोध करना पड़ा, तब जाके उनको अपने सिविक राइट्स मिले। तो स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन 1864। तो स्लेवरी कब अबॉलिश हुआ, 1864 में। एंड द कलर्ड आफ्रो अमेरिकन एंड नेटिव अमेरिकन, ठीक है, आफ्रो अमेरिकन मतलब जो अफ्रीकन पीपल और अमेरिकन पीपल के मेल से बने हुए जो लोग थे, मतलब अगर कोई लेडी अफ्रीकन है और कोई जेंट्स मतलब फीमेल, जैसे फीमेल अमेरिकन है और मेल अफ्रीकन है, दोनों के मेल से जो बच्चा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अफ्रो अमेरिकन। और नेटिव अमेरिकन जो वही रहता आया है, वही अमेरिका का लोगों का है। तो ये लोगों को भी क्या है, राइट टू वोट दिया गया 1870 में। कब दिया गया, 1870 में। ऑल वुमेन वेयर गिवन वोटिंग राइट्स इन 1920, और वुमेन्स को वोटिंग राइट 1920 में मिला। देखिए कितना गैप है 50 ईयर्स के बाद। However, the colored people continue to face various kinds of discrimination which prevented them from registering as voters, as many states made laws to keep them away from voting or enjoying other civil rights. तो देखिए वोटिंग राइट्स तो मिल गए, लेकिन जो सारे राइट्स उनको मिल गए, लेकिन जो कलर्ड लोग हैं उनको अभी भी बहुत सारा जो है भेदभाव सहना पड़ता था, डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता था, जिसके कारण जो है उनको वोटर्स का जो अधिकार है वो नहीं दिया जाता था। और बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने लॉज बना के रखे थे ताकि वो वोटिंग वाला जो प्रोसेस है उससे अलग रहें, और जो सिविल राइट्स हैं उससे भी उनको थोड़ा सा अलग रखा जाता था। उनको परमिशन नहीं थी कि वो वाइट अमेरिकन के साथ पब्लिक प्लेसेस में बैठे, जैसे कि बस है, ट्रेन है, पार्क है, रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमा हाउसेस हैं। तो यहाँ पे ऐसे जगह पे पब्लिक प्लेसेस में उनको अमेरिकन के साथ बैठने की आज़ादी नहीं थी। वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे उनसे, मतलब बातचीत भी ढंग से उनसे नहीं करना था उनको। और उनको इक्वल राइट नहीं था कि पब्लिक लिजर, मतलब जैसे कि होटल रेस्टोरेंट्स हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे इक्वल एक्सेस नहीं था उनके पास। और डाइनिंग प्लेसेस में भी, जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं वहाँ पे भी वो साथ में नहीं बैठ सकते थे। और इन 1956 में an incident of racial discrimination created a massive wave of racial that swept across America. अब 1956 में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे क्या है, कलर्ड अमेरिकन सिटीजन जिस नेम्ड रोसा पार्क्स, ठीक है, इसको अलाउ नहीं किया एक पब्लिक बस में बैठने के लिए। तो जो कलर्ड अमेरिकन्स थे और वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लीडरशिप में उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया सिविल राइट्स मूवमेंट का। तो ये क्या मूवमेंट था, द कलर्ड अमेरिका। जो कलर्ड अमेरिकन मतलब जो अमेरिका में तो रह रहे हैं लेकिन वो गोरे नहीं हैं, काले हैं, ठीक है। तो कलर्ड अमेरिकन स्टेज अ सीरीज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इन डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट। तो इन्होंने बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस किए, ठीक है, विरोध किए, अलग अलग जगहों में जाके नारेबाजी किए। और द प्रेशर क्रिएटेड बाय द प्रोटेस्ट लेड द अमेरिकन गवर्नमेंट टू अबॉलिश ऑल दोस लॉ दैट कॉज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन वाइट्स इन 1964। अब इतना प्रेशर हो गया जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके ऊपर कि उनको ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन वाले जो लॉज हैं उनको हटाना पड़ा, जो भी नॉन वाइट्स पीपल हैं उनके खिलाफ में 1964 में। दे ऑल्सो फाइनली रिमूव्ड ऑब्स्टिकल्स क्रिएटेड बाय स्टेट लॉज टू वोटिंग राइट्स
ऑफ द नॉन वाइट्स। और जो भी ऑब्स्टिकल से, जो भी रास्ते के कांटे थे जो नॉन वाइट्स को वोटिंग राइट से अलग रखते थे, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन वाला था वो आखिरकार क्या हो गया, खत्म हो गया। द लीडर ऑफ द मूवमेंट मार्टिन लूथर किंग जूनियर asserted that colored Americans should resort to direct action and long marches to attain their objective। तो जो लीडर थे मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने क्या जोर दिया कि जो कलर्ड अमेरिकन हैं उनको एक डायरेक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है और मार्च निकालने की ज़रूरत है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा सके। ठीक है, यात्राएं निकालने की ज़रूरत है, आंदोलन करने की ज़रूरत है। He gave a powerful and emotional speech to a mass rally of over 250,000 people assembled under the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963। तो अगस्त 28, 1963 में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक स्पीच दिया, एक इमोशनल स्पीच दिया। कितने लोगों को? 2.5 लाख लोगों को, जो कहाँ इकट्ठा हुए थे? लिंकन मेमोरियल, वाशिंगटन डीसी में। द स्पीच इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एंड इन्फ्लुएंशियल स्पीच ऑन ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये जो स्पीच है इसको पूरे विश्व में एक मिसाल, एक मेमोरी की तरह माना जाता है, और इतना ज़्यादा प्रभावी, इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावी वो स्पीच था। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर एड्रेसिंग, और ये मीटिंग है जहाँ पे 2.5 लाख लोग जो हैं इकट्ठा हुए थे। I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके सामने हूँ, और ये जो सबसे बड़ा जो डेमोन्स्ट्रेशन है जहाँ हम ह्यूमन राइट्स के लिए अपनी मांग रख रहे हैं। तो 5 years ago, तो मतलब 5 साल, एक अमेरिकन में क्या किया था, सिंबॉलिक शैडो था जिसके में हम खड़े हो रहे हैं। तो एमेंसिपिकेशन प्रोक्लामेशन ये साइन किया गया। द मोमेंटस डिके came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं जो निग्रो सेव्स है, निग्रो सेव्स मतलब जो अमेरिका से आके जो अफ्रीका से आके अमेरिका में बसे हुए लोग हैं उनको निग्रो सेव्स कहा जा रहा है। जो स्लेव्स बन के आए थे अमेरिका में, मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे रहते हैं जो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। और ये एक मतलब जॉयफुल मतलब एक जर्नी है, एक टाइम है जहाँ पे ये जो गुलामी है इससे हम आज़ादी पा सकें। तो 100 years later, मतलब 100 साल बाद, निग्रो स्टिल इज नॉट फ्री। तो वो बोल रहे हैं निग्रो अभी तक फ्री नहीं है। 100 years later, the life of Negro is still sadly gripped by the mantles of segregations and chains of discrimination। वो बोल रहे हैं मतलब 100 साल हो गए, 100 साल में आज भी जो है हमें अलग थलग रखा जा रहा है और डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। अब ये फिर बोल रहे हैं कि 100 साल बाद जो निग्रो की लाइफ है वो on a lonely island of poverty in the midst of vast ocean of material prosperity, 100 years later the Negro is still lavishing in the corners of American society and find himself an exile in his own land। So we have come here today to dramatize the shameful condition। तो वो बोल रहे हैं 100 साल हो गए लेकिन निग्रो की लाइफ जो है ऐसा लगता है कि मतलब वो एक अकेला जीवन जी रहे हैं। ठीक है, एग्जाइल मतलब उनको अलग थलग ही रखा गया है अमेरिकन सोसाइटी में। और वो बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं कि हम एक ड्रामेटिक सिचुएशन बनाए, ये जो सेमफुल कंडीशन है उसके लिए। I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the son of former slaves and the son of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood। यहाँ पे ये बोल रहे हैं उनका एक सपना है कि जो रेड हिल्स है जॉर्जिया में, वहाँ पे एक क्या है, एक स्लेव का बेटा और स्लेव ट्रेड करने वाले का बेटा एक साथ बैठ के क्या है वहाँ पे बैठे और भाईचारा के लिए मतलब भाईचारा से एक साथ बैठे। और उनका वो फिर क्या बोल रहे हैं, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, अ स्टेट sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed in the oasis of freedom and justice। और बोल रहे हैं मेरा एक सपना है जहाँ पे स्टेट ऑफ मिसिसिपी जो आज की डेट में एक ऐसा जगह है जहाँ पे इनजस्टिस की ज्वाला जग रही है
वहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है लोगों में, वो एक टाइम पे एक ऑयसिस बन जाएगा जहाँ पे फ्रीडम और जस्टिस हो। आई हैव ए ड्रीम दैट माई 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by color of their skin but by the content of their character। वो बोलते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं एक सपना देखता हूँ कि मेरे जो चारों बच्चे हैं उनको उनके कलर से नहीं जज किया जाएगा, उनके कंटेंट, उनके कैरेक्टर से एक दिन जज किया जाएगा। तो बोलते हैं मेरा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे डाउन इन अलबामा लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स विल एबल टू जॉइन हैंड्स विद लिटिल वाइट बॉयज एंड वाइट गर्ल्स एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, दिस इज अवर होप। वो बोलते हैं कि मेरा एक सपना है कि जहाँ अलबामा नाम का एक जगह है वहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो ब्लैक रेस के हैं, कलर रेस के हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे जो वाइट रेस के हैं वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एक साथ भाई बहन के जैसे जो है हाथ मिलाए, एक साथ खेले। दिस विल बी द डे व्हेन all of God's children will be able to sing with a new meaning, let freedom ring। और एक ऐसा दिन हो जहाँ पे हम जो है सारे जो भगवान के बच्चे एक साथ गाना गाएं, नाचे झूमे गाएं, इस तरीके का वो बोल रहे हैं। उसके बाद हमको देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ राइट इन डेमोक्रेसी के बारे में। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।